इलियास शरफुद्दीन स्लेव ऑफ अल्लाह के नाम से जाने जाते हैं और ये एक इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। इलियास शरफुद्दीन जब भी दुनिया में मुस्लिम्स या माइनॉरिटीज़ के ऊपर कुछ भी जुल्म होता है तो पहले ये आवाज़ उठाते हैं और ये नेशनल टीवी डिबेट्स में भी हिस्सा लेते हैं। फॉर्चुनेटली इलियास शरफुद्दीन साहब का ताल्लुक़ तेलंगाना हैदराबाद से है। आज हम इलियास शरफुद्दीन साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि तेलंगाना के माइनॉरिटीज़ का सिनारियो क्या है और तेलंगाना के माइनॉरिटीज़ यहाँ पर क्या खुश हैं और फिर जो वादे यहाँ की प्रेजेंट हुकूमत ने की है तेलंगाना के माइनॉरिटीज़ से क्या वो फुलफ़िल किए हैं, अगर किए हैं तो क्या किए हैं, अगर नहीं किए हैं तो क्या इलियास शरफुद्दीन हुकूमत तेलंगाना से सवाल करेंगे। इलियास शरफुद्दीन साहब बताइए कि जब से तेलंगाना स्टेट फॉर्म हुआ है होकर भी 7.5 साल हो चुके हैं, तो इस बीच तेलंगाना माइनॉरिटीज़ का क्या सिनारियो रहा तेलंगाना में? मेरा ये मानना है कि दुनिया भर में जिन जिन ममालिक में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है जी, और हमारे मुल्क में भी जिन जिन स्टेट्स में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उन तमाम सिनारियों को सामने अगर रखा जाए तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ही कसीरा तेलंगाना में मुसलमानों की और माइनॉरिटीज़ की पोजीशन काफ़ी बेहतर है बनिस्बत उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, बिहार के और मध्य प्रदेश के। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। उनके एजुकेशन का मसला ले लीजिए, कारोबार का मसला ले लीजिए और दूसरे जो उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसाइल है। सॉरी मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर में तकरीबन दूसरे स्टेट से हमारा स्टेट बिल्कुल अच्छा है, वो हम भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हुकूमत तेलंगाना है, जो 7.5 पहले जब तेलंगाना स्टेट फॉर्म हुआ था तो कई वादे किए थे माइनॉरिटीज़ को, क्या वो वादे फुलफ़िल हो रहे हैं? ये देखिए, जब भी कोई सियासी पार्टी वादे करती तो अगर आवाम ये सोच रही है कि 100% वो मुकम्मिल करेगी तो मैं समझता हूँ वी आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। हम बेवकूफ़ों की जन्नत में हैं। सियासी पार्टी के वादे रहते हैं, अब उसके बाद वादा कर दिए 12% रिजर्वेशन का, फॉर एग्जांपल सेंट्रल से ऑर्डिनेंस निकलता मजहब के नाम पर रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, हाई कोर्ट के जज जजमेंट दे देते मजहब के नाम पर रिजर्वेशन की हमारे संविधान में, दस्तूर में, कॉन्स्टिट्यूशन में गुंजाइश नहीं है, लेकिन वादा हो चुका था। तो ऐसे हमारे पास मराहिल है डेमोक्रेटिक सेटअप में, फेडरल सिस्टम में, जहां पर एक पार्टी लुभाने के लिए बहुत से वादे करती है, उसमें से कितने निभा सकती है कितने नहीं निभा सकती है ये हमने हर साल चेक करते रहना है। जबकि हुकूमत को भी पता है कि ये वादे फुलफिल नहीं होंगे, बस वादे करने में क्या जाता है। हुकूमत को अगर ये पता है कि ये वादे फुलफिल नहीं होंगे फिर भी करने में क्या जाता है। अवाम को भी ये पता होना चाहिए कि ये वादे काबिले अमल नहीं हैं और आप आसानी से ऐसे वादों के झांसे में कोई भी पार्टी के। चलिए, तो आप पब्लिक को ब्लेम कर रहे हैं कि आप लोगों ने भरोसा किया है हुकूमत तेलंगाना। मैं पब्लिक को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब गाफिल की मदद अल्लाह भी नहीं करता। अल्लाह के नबी की सही हदीस है, गफलत में रहेंगे तो अल्लाह भी मदद नहीं करता। एक जना आके आपको अगर जन्नत दिखा दिया दिल्ली के अंदर या उत्तर प्रदेश में या बिहार में या तेलंगाना में या आंध्रा में, और आप बिल्कुल उस पर अंधाधुन यकीन कर लेके बाद में वोट लेते रहे। 12% रिजर्वेशन को छोड़ देते हैं, दैट वाज हाईली इम्पॉसिबल। ठीक है, वो एक जुमला था, माइनॉरिटीज़ भी ये जान चुके हैं, लेकिन जो जुडिशियल पावर था वक्फ बोर्ड के लिए वो वादा पूरा नहीं हुआ। और 7.5 साल में माइनॉरिटी फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन सिर्फ 3 साल रहा और माइनॉरिटीज़ कमीशन का चेयरमैन भी 3 साल रहा। तेलंगाना यूनिवर्सिटीज़ में 10 वाइस चांसलर्स को अपॉइंट किया गया जिसमें से एक भी माइनॉरिटी कैंडिडेट नहीं था। फिर आप देखिए तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में भी जो रिसेंटली एक नई बॉडी फॉर्म हुई उसमें भी ना एक मेंबर भी मुसलमान था, फिर भी हम लोग खामोश हैं। बताने का मकसद ये है कि खामोशी जहर है, आवाज़ उठाना चाहिए जी। चाहे सेक्रेटरी, तो हम आपके पास इसीलिए आए हैं कि चाहे आप कुछ आवाज़ उठाएं हुकूमत। मैं आवाज़ उठाने जा रहा हूँ, आप उठाने नहीं दे रहे। उठाइए उठाने दीजिए, उठाने दीजिए और अच्छे से उठाने दीजिए। मसला ये है कि माइनॉरिटीज का जितने चीजें आपने गिनवाई नहीं हुई, जिस चीजें हुई है उस पर भी नजर डालिए। मिसाल के तौर पर माइनॉरिटी स्कूल्स का फॉर्मेशन हुआ और हजारों बच्चों को फायदा रहा, हजारों टीचर्स अपॉइंट हुए, मस्जिद के इमामों और मौजनों के लिए एक सैलरी का निजाम आया जो पहले नहीं था, मस्जिद में इफ्तार वगैरह का एक निजाम आया जो पहले नहीं था, ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट के लिए बोलकर जो काम शुरू हुए थे, ये तमाम माइनॉरिटीज बजट में से ही तो निकाला। मैं आ रहा हूँ, मेरी बात हो जाने दीजिए, आप मेरी बात हो जाने दीजिए तो बात समझा सकूंगा।
ओल्ड सिटी के भी जितने भी जो सो डेवलपमेंट की बात चल रही थी उसमें जितने चीज़ें पेश की गई, फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि अकबरुद्दीन अवैसी के अंडर में जो स्कूल्स स्टार्ट हुए हैं फॉर एग्जांपल, और साथ में वो स्कूल्स में केजी से लेके 10 तक फ्री एजुकेशन का एक निज़ाम चला है, और उसके लिए गवर्नमेंट की सरपरस्ती या डायरेक्ट MIM की सरपरस्ती जो रही है, तो इसमें जो हज़ारों बच्चों का और फैमिलीज़ का फ़ायदा हुआ है, तो मैं समझता हूँ 10 आउट ऑफ 5 या 6 प्रेजेंट डे गवर्नमेंट को देते हुए जो 4 चीजें नहीं हुई हैं उस पर मुसलसल आवाज उठाते रहना है जी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि एक गवर्नमेंट आ गई है, वादा करके आ गई है और काम हो जाएगा और मैं तकिया लगा लेके बैठ जाऊंगा, तो ये होने वाला नहीं है। आपने बराबर नजर रखना कितने चीज, 10 वाइस चांसलर्स आए बोले आप, एक भी कहीं को मुसलमान नहीं है या माइनॉरिटी का बंदा क्यों नहीं है। आपने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन का क़याम अमल में आया है, माइनॉरिटी कमीशन, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन का मसला आपने उठाया, तो इसके ऊपर एहतजाज करते हुए डेमोक्रेटिक सेटअप में रूलिंग क्लास को यह एहसास दिलाना है कि काम होना चाहिए। तो यानी उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, उस्मानिया हॉस्पिटल को वर्ल्ड रिनाउंड हॉस्पिटल के तौर पर बनाइए। वरंगल में 1200 करोड़ या 2000 करोड़ खर्च कर रहे हैं, तो उस्मानिया हॉस्पिटल जो इतना बड़े लेवल का है, 4-5 हजार करोड़ यहाँ के लिए भी खर्चा करिए, तो आवाज उठाना चाहिए। आवाज उठाना मतलब हुकूमत हमको कुछ नहीं देती जब तक हम लोग आवाज नहीं उठाएं। मैं ये बात से मुत्तफिक नहीं हूँ तेलंगाना हुकूमत के बारे में, कुछ नहीं दिए जब तक हम आवाज नहीं उठाए, ये बात बोलना गलत है। ये जरूर बोलिए जितने वादे करे थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं, उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, वरना कई चीजें ऐसे हैं जो मिलती भी जा रही है। अल्लाह के नबी की एक हदीस है, बंदे के शुक्रगुजार नहीं तो अल्लाह के शुक्रगुजार नहीं। तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार के हॉस्पिटल्स में बगैर ऑक्सीजन से बच्चे मर रहे हैं, हमारे पास का वो हाल अभी नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। वहाँ की जो सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की हो गई, हमारे पास अभी बदतरीन वैसा नहीं हुई। वहाँ जो लिंचिंग की कैफियत पैदा हो गई, हमारे पास वो कैफियत नहीं हुई। वहाँ रातों में जो लाशें बच्चियों के रेप के बाद, मर्डर के बाद जलाई जा रही है, हमारे पास वैसा सिवियरिटी नहीं आई। यहाँ पे भी 1 महीना बाद का मैं समझ रहा, मैं आ रहा, लेकिन वहाँ पर अभी तक बच्ची को इंसाफ नहीं मिला, वो स्टिल ही इज इन द कस्टडी। जो TRS का लीडर जिम्मेदार था, जिसकी वजह से वो बच्ची ने खुदकशी की है, उसके ऊपर उसी दिन से आवाज हम उठाए हैं, टीवी पर भी उठाए हैं और आइंदा भी उठाएंगे इंशाल्लाह, कि जहां पर किसी भी मासूम बच्ची का, चाहे आसिफा हो, गीता हो, निर्भया हो, मोइनाबाद की बच्ची हो, या वो रेड्डी बच्ची जो जिसका रेप करके मर्डर करके जला दिया गया था, जिसका दिशा रेड्डी, वो बच्ची हो, कोई भी बच्ची का मसला हो, हम जरूर आवाज उठाएंगे और आइंदा भी उठाना चाहिए। अब TRS लीडर को पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिलकर अगर बचाया जा रहा है तो ये बदतरीन हरकत हो रही है। किसी भी लीडर को कोई भी पोजीशन के, बच्ची की इज्जत का मसला और जान का मसला है, कोई ने भी बचाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। इलियास शरफुद्दीन साहब, आपका जो कहना था कि बाबरी मस्जिद के ऊपर भी आप कई डिबेट्स ला चुके हैं और आपने अच्छा खासा वहाँ पर पार्टिसिपेट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तेलंगाना फॉर्म होने के बाद में अब तक 6 मसाजिद शहादत का शिकार हुए। सेक्रेटेरिएट की मस्जिद रिसेंटली आप 2 साल से देख रहे हैं जी। वादों पे वादे हो रहे हैं, तारीख पे तारीख आ रही है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। मस्जिद तो मस्जिद होती है, चाहे वो बाबरी मस्जिद हो या फिर सेक्रेटेरिएट की मस्जिद हो। बिल्कुल बात। तो फिर अब क्यों तारीख पे तारीख दी जा रही है और माइनॉरिटीज़ को क्यों एक सही एश्योरेंस नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से? थोड़ा अगर आप रिसर्च कर लेते जी, 20 से ज्यादा बार मैं सेक्रेटेरिएट और एक खाना की मस्जिद के बारे में बोल चुका हूँ, 20 से ज्यादा बार जी। 10 के करीब मेरे खुद के क्लिप्स है। नहीं, आप जो आवाज में बोलते हैं ना टीवी में कि हुकूमत तेलंगाना कुछ नहीं कर रही है, ऐसी कुछ आवाज नहीं उठाए, मतलब चीफ मिनिस्टर। सुनिए आप सुनिए, 10 से ज्यादा इंटरव्यूज दे चुका हूँ आप जैसे भाइयों को, और 10 क्लिप्स मैंने खुद निकाले हैं। किस दिन से? जिस दिन सेक्रेटेरिएट की मस्जिद टूटी उस दिन से, और उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फजर के बाद से, और जो हुकूमत का ओहदेदार तोड़ा जी, जिस मिनिस्टर के अंडर में वो आता है जी, जिस लोकल MLA और MP की वाकफियत थी जी, इन तमाम को जिम्मेदार करार ठहराते हुए हमने ये देखना चाहिए कि ऐसी हरकत दोबारा ना हो और वो मस्जिदें फौरी फिर से तामीर हो, और वो जो गुत्तेदार और ओहदेदार ठहर कर तुड़ाए हैं दोनों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो, इसके ऊपर आवाज उठाए। ये तो मांग हो रही है। सुबह हम लोग ये चाहते हैं कि माइनॉरिटीज ऑफ तेलंगाना ये चाह रहे हैं कि मसाजिद का कंस्ट्रक्शन जल्द से जल्द हो। मैं देखिए, सुनिए, मैं उस पर आ रहा हूँ। जब ये सुबह में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आवाज उठाई फजर के बाद,
अल्लाह का एहसान है 3 बजे केसीआर का ट्वीट आया जी और लगभग 4 या 4:30 बजे असदुद्दीन अवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ट्वीट आया कि इंशाअल्लाह वो मस्जिद फौरी तामीर होगी और जो टूटी है वो गलत है और हम इसको आइंदा ऐसी कोई हरकत ना हो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चलते वक्त हम इसका ख्याल रखेंगे बोलकर ये आया। अब हमने कहा भैया, हमने फिर दूसरी आवाज उठाई, बनेंगे कब जी बनेंगे कब? तो कहा गया था कि 100 एंड 100 मंथ में जून के महीने में संग बुनियाद रखी जाएगी जी। अब वो जून के महीने तक इंतजार करे, फिर उसके रमजान से पहले से ही हो रहा था अभी उसके लिए फिर आवाज उठाए। तो परसों डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर महमूद अली साहब बैठकर पूरा प्लान के साथ, और ये भी पता चला वो प्लान एमएलए फ्लोर लीडर एमआईएम के फ्लोर लीडर एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी ने सबमिट किया है, तो वो प्लान को अप्रूव करते हुए कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है। अब मैंने एक चीज बार बार कही है और फिर कहूंगा, प्रेशर बना के रखिए। मैंने सबसे कहा है और अपने आप को भी ये मैं एहसास दिलाना चाहता हूं, ख्वाब गफलत में नहीं, बिल्कुल मेंटली प्रैक्टिकली एक्टिव जी। और देखते रहिए कब हो रहा नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा और उसको करवाने के लिए करना क्या चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर नजर रखना, प्रेशर रखना। मुझे उम्मीद है, मैं इलियास शरफुद्दीन ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मुझे उम्मीद है, अल्लाह से उम्मीद है कि जो मैसिव मस्जिद दोनों मस्जिदों की ज़मीन को मिलाकर और एक्स्ट्रा ज़मीन देकर जो बनाने की बात हो रही है वो इंशाअल्लाह ज़रूर केसीआर के अंडर में इस हुकूमत में असदुद्दीन अवैसी साहब के इंशाअल्लाह ताला उस पर नज़र रखे हुए हैं। मुझे उम्मीद है हम भी नज़र रखेंगे, वो तामीर हो जाएगी इंशाअल्लाह। कब तक? अब ये एक सवाल अच्छा है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ जवाब आपको समझाने के लिए। इस हुकूमत के अंडर में केसीआर की राइट 2.5 साल बचे हैं इस हुकूमत के अंडर में, बोले तो 2.5 साल के अंदर में जी। और नजर रखे हुए बोला मैं असदुद्दीन अवैसी साहब इंशाल्लाह राइट। तो उनका भी टेन्योर कितना है, 2024 तक तो है राइट। तो इस हुकूमत के अंडर में इंशाल्लाह तामीर हो जाएगी, मुझे यकीन है इंशाल्लाह। तो चलिए, जो वादे हमारे होम मिनिस्टर साहब ने किए थे वो भी एक जुमला साबित हो गए। मतलब वो ये महीने के आखिरी में संग बुनियाद रखा जाएगा, ऐसा कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे, लेकिन उनकी बात हुकूमत नहीं सुन रही है या फिर वो ऐसे ही माइनॉरिटीज़ को घुमा रहे हैं। देखिए, मैं एक डिप्टी सीएम के लेवल का बंदा, होम मिनिस्टर के लेवल का बंदा, अगर आप बोल रहे हैं कि ये कह रहा है कि हुकूमत के ऊंचे ओहदेदार या उनसे ऊपर जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी बात को सुन नहीं रहे हैं, इन्हों आकर अपने से वादा कर दिए या गैर जिम्मेदारी के साथ बात रख दिए, तो मैं नहीं समझता कि ये बात मुनासिब है बोलना, ख़त्म मुनासिब नहीं है। क्योंकि एक डिप्टी सीएम ऑन रिकॉर्ड आकर कैमरे के ऊपर कोई चीज़ कमिट कर रहे हैं, कमिट करें हो, तो ये वाली चीज़ यकीनन बेयकीनन ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आया बोलकर करे होंगे जी। खाली हवा के अंदर बीच में आके तीर मार के निकल जा रहे हैं। तो एक अंग्रेजी की कहावत है, you can make some people fool some of the times, you cannot make all the people fool all the times. But these people are making fools each and every time na? I disagree, totally disagree. If they would have to make fool of us, they would not have submitted the plan. But if they would have to make fool, they are giving the dates. I'm coming on that. I'm coming. If they would have make fool of us, they would not have set up the minority institutions. If they would have made fool of us, they would have not maintained the law and order situation. Sir, if they would have made fool of us, in Bhansa, a strict IPS officer has been appointed by KCR and KTR to make sure that RSS and BJP does not play the dirty politics like that of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and so on. I totally agree with you regarding this Bhansa incident, and KCR is very secular on that, and I totally agree with you. But regarding education, the minorities education and all, it's a right, basic fundamental right of each and every minority, right to education. And the government should provide the education to each and every minority, not only minority, to each and every citizen of India. Right? Indeed. So why we are focusing mainly on the education when it's a basic right of each and every child to get an education? You mean to say that when it is a right and it has been violated by 20 other chief ministers, for example, and one chief minister is trying to deliver that right, still you are not going to appreciate him? It's a right of ours, sir. I'm not. Did I say that it's not a right of ours? It's a right of ours. No. Did I say? Did I said that it is not a fundamental right of a citizen? It's a right of. It's a right of a fundamental citizen. Yes. At the same time, some chief minister is trying to provide that basic right, and for that we need to appreciate him. I told you already that we are appreciating him. Alhamdulillah. We are appreciating him for that. Good. What about appreciating who? The Chief Minister of Telangana? By name?
के चंद्रशेखर राव. अरे माशाल्लाह, you are Obviously. appreciating KCR. Yes, obviously That's for the good, education, good, for good. Timris, Good. for Timris Fine. and all, for giving the honorary salary. So you mean to say that the good things which he is doing, we should appreciate this, Yes, of and the course. things which are not in order, we should try to counter that. we should counter that, Okay, and we should remind him to Exactly. do it as soon as possible. Exactly, I fully agree with you on Be this. happy on Yes, this. yes, yes. On this I fully And agree. I'm coming to you regarding Minority Finance Commission chairman. Huh? Since 2 years, almost 2 years, many people are suffering with this pandemic, and they are not getting the loans and all. And many small scale industries are being closed. Keeping in mind the situation of these lower class minorities, the government should immediately act upon that, and they should release some funds to the below poverty There is line no people. second thought about it. As far as the Why the government is bum on this issue, I'm coming, and why the minorities are being ignored in each and every sector? 1 minute. If the stimulus package given in the South India, in Telangana, in Andhra, in Tamil Nadu, if you calculate that, and the stimulus package given in the rest of the India, most of the BJP ruled states, you will find that, I strongly feel that, right? The situation and the stimulus package is still far better than these states of South India. Yeah, I agree. North India is completely deteriorating. I told you and in the beginning things also are going that out of hand. I agree, First I point. agree with that. Second point is still why the Minority Finance Corporation is not effectively working. Yeah. Why the medium scale and small scale industries are not being provided with adequate help, Exactly. so that they can stand on their feet Yes. and fight the pandemic economic crisis in a very effective manner. Exactly. And why not the jobs have been created at the lowest level, so that the people who are suffering in the below poverty line and other places Yes. should get the proper incentives and so on. Exactly. For this, we need to raise the voice. That's I am with you on this. Thank you. I strongly say that Minority Finance Commission and the whole Finance Commission should provide 0% interest rate, interest-free loan. with maximum subsidies. Interest-free loan, first of all. Okay. We don't want interest. Okay. We don't want our middle class businessmen, lower middle class businessmen, farmers to die of interest. We don't want that to happen. It should be strictly prohibited. Second, very strong stimulus package. Stimulus package means no taking back the money. Rather directly providing the help. What the Middle Eastern countries have done, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Qatar, they provided money directly to the citizens. Yes. The citizen took out the money from the bank, spent it in the market. Right. Every business start working over there. Exactly. American government has done the same. European government is doing the same. Whatever the limited resources Telangana government is having, or the rest of the India is having, I am not talking about Modi ji's Jumla or 20 lakh crore and this and that. That is pure rubbish. Nirmala Sitharaman and Modi ji cannot be trusted at all. We can trust Vijay Mallya, we cannot trust these two. To be very frank and honest, I am saying. But as far as the Minority Finance Commission of Telangana is concerned, it should work effectively. 0% interest-free rates, interest-free loans should be provided, and moreover, stimulus package should be given, and on the top of it, as you have said that, as much subsidy as possible. वक्फ बोर्ड पे आते हैं. वक्फ बोर्ड ऑफ तेलंगाना हजारों करोड़ों रुपयों की जायदाद, गलत, लाखों करोड़. लाखों करोड़ों की जायदाद वक्फ प्रॉपर्टीज की है तेलंगाना में, और ऑल इंडिया में तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है रिचेस्ट वक्फ बोर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह. इसका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है? 70 साल से यूटिलाइजेशन नहीं भाई, वक्फ बोर्ड का एक्सप्लॉयटेशन बोलो आप, अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन, यूटिलाइजेशन नहीं. यूटिलाइजेशन किसको बोलते? जो वक्फ की ज़मीनें दी गई थी उम्मत के और मुल्क के फ़ायदे के लिए, ख़ास तौर पे उम्मत के फ़ायदे के लिए, वो वक्फ की ज़मीनें उम्मत के हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, जॉब्स के लिए, और उम्मत के बिजनेसेस के लिए, और उम्मत के दूसरे कार्य खैर के लिए, दीन के दावत के काम के लिए, आइम्मा और मसाजिद के मौज़ूनों की मदद के लिए, उनसे तौहीद व सुन्नत का बेहतरीन काम कुरान हदीस की रोशनी में लेने के लिए, और गैर मुस्लिमीन और मुसलमानों तक दावत दीन देने के लिए, सिला रहमी करने के लिए, बेवाओं, यतीमों, मिस्किनों की मदद के लिए, ये काम के लिए जो वक्फ की ज़मीनें दी गई थी. वेरी गुड. नहीं हुआ है. मैं इलियास शरफुद्दीन साहब से नहीं हुआ. जानना चाह रहा था कि यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, बल्कि 70 साल में उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है. एग्जैक्टली. 70 साल से जो वक्फ लैंड्स और वक्फ प्रॉपर्टीज़ का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, फिर 7.5 साल से
हुकूमत तेलंगाना क्या कर रही है? जब से कितना एक्सप्लॉयटेशन हुआ, जब से कुछ एक्सप्लॉयटेशन हुआ या फिर उसका कुछ एडवांटेज लिया गया? फाली के बिगड़े हुए चड्डी में पैंट में नहीं सुधरते आते आसानी से, फाली के बिगड़े हुए है बिल्कुल। तो अब चड्डी में पैंट में आते ही सुधर जाओ बोले तो नहीं होते, राइट। बचपन में लिखी, और टाइम देना चाहिए। मैं अभी आ रहा हूँ, चड्डी पहन आ रहा हूँ, सुनिए ना ना, आप सुनिए। वो बचपन दौरे जहालत में सुने थे हम, बचपन में लिखी कहानी मेरी, कैसे बदलती जवानी मेरी। तो अब वो बचपन में कहानी गलत लिखी हुई है। अब जो रॉटन स्टेट बोलते हैं, जो सड़ा हुआ सिस्टम आ गया है वक्फ बोर्ड के अंदर, जमीनों पे कब्जे का, रात रात जमीनें बेच देने का, खबरस्ताना बेच देने का, और मुतवल्लियों का मनमाने अंदाज में काम करने का, बदकिस्मती से वक्फ बोर्ड का स्ट्रॉन्ग पंजा मुतवल्लियों के सर पे नहीं रहने का, रात रात बस्तियां बस जाने का। और अब तो खैर हाईटेक सिटी में समझता हूँ, अगर मैं ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, 70% वक्फ की ज़मीनों पे है, 70% अप्रॉक्सीमेटली। एग्जैक्टली। तो ये हाईटेक सिटी में ज़मीनों का कहीं भी हो, एट द एंड ऑफ द डे एक बेहतरीन कहावत है, देखिए अंग्रेजी की, कुछ बचेगा। अंग्रेजी की कहावत सुनिए, क्या है? इट इज़ नॉट द एक्टिवनेस ऑफ द रास्कल्स विच स्पॉइल द सोसाइटी, इट इज़ द इनएक्टिवनेस ऑफ द गुड पीपल विच स्पॉइल द सोसाइटी। बुरे लोग मेहनत करते बोल के सोसाइटी खराब नहीं होती, अच्छे लोग खामोश बैठते बोल के सोसाइटी खराब होती। आवाज़ हमने उठाना था, एजिटेशन हमने करना था, वक्फ बोर्ड को फ़आल और एक्टिव बनाना था, अमानतदार अल्लाह से डरने वाले लोग वक्फ बोर्ड में आना था। तमाम ओहदेदार और लीडर्स ने बैठकर वक्फ की एक एक इंच की ज़मीन को जितने हरामियाँ खा गए उनके हलक में उंगलियां डाल के निकालना था। क्या वो हो पाएगा? वो निकालना था और हकदारों तक पहुंचाना था। वो हो पाएगा? अगर देखिए, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अंग्रेजी में कहते हैं, जहां पर भी अगर आपके नीयत और इरादे सच्चे हैं और अल्लाह का डर है और हिम्मत है, तो बराबर इंशाअल्लाह ताला आज भी पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। राजशेखर रेड्डी को मैं इस बारे में याद करूंगा, जितने मल्टीनेशनल कंपनीज उस दौर में वक्त पे बैठ गए थे, बंदे ने एज अ सीएम उनको लेटर लिखकर कहा था, इतने इतने पैसे आज के रेट से पहुंचा दीजिए, तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोगों से हम निपट लेंगे। कई कंपनीज ने पैसे जमा कराए थे और राजशेखर रेड्डी ने वो पैसों को माइनॉरिटीज़ के लिए खर्च भी किया था उस दौर में। वो बंदे का एक काम मुझे बहुत दिल को लगा था, जितने मुसलमान बच्चों पर झूठे केसेस हुए थे वो निकाल कर उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ 5-5 लाख रुपए दिया था। इसीलिए मैं समझता हूँ बाज़ एजेंसीज को वो बंदा समझ में नहीं आया तो कुछ काम हो गया कि क्या है कि अल्लाह आलम। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आज की तारीख में भी वफ़ की तमाम खराबियों का बेहतरीन इलाज हो सकता। अल्लाह से डरने वाले, नमाजी, परहेजगार, कुरान हदीस, तौहीद और सुन्नत जानने वाले, शिर्क व बिदात से दूर, अल्लाह से डर कर हलाल खाने वाले लोग अगर आज भी मेहनत करे, ओहदेदार हो या लीडर्स हो या मिनिस्टर्स हो या कोई हो, अगर इस लेवल पर मेहनत करे, एक एक इंच वफ़ की आज भी माशाल्लाह एक्वायर कर या उसकी अच्छी कीमत लेकर इंशाअल्लाह उम्मत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अंबानी, मुकेश अंबानी से जाके एजिटेशन करके पैसे तोड़ सकते वफ़ के मुतवल्ली, तो यहाँ कहीं नहीं हो सकता? हो सकता है इंशाअल्लाह। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब दौरों पे दौरे कर रहे हैं और कई इनाग्रेशंस हो रहे हैं तेलंगाना में, और कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी के मंडल्स हैं जिसे ये अडॉप्ट भी कर रहे हैं। क्या हैदराबाद के किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी अडॉप्ट करने के लिए आप कुछ बोलेंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना को? जैसे बहादुरपुरा है, चंद्रायनगुट्टा है, वो यही नहीं है बल्कि और कई ऐसे मुस्लिम्स रिप्रेजेंटेशंस जो है, वैसे इलाक़ों में अगर कुछ ऐसे थोड़े छोटे बहुत मंडल्स अगर चीफ मिनिस्टर अडॉप्ट कर लें तो अच्छा रहेगा। तो इससे थोड़ी बहुत इलिटरेसी भी दूर हो जाएगी और लोग भी वहाँ के खुश हो जाएंगे। तो क्या आप समझते हैं कि ऐसी जगह भी कुछ चीफ मिनिस्टर को अडॉप्ट करना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले साल बारिश में जो सैलाब की कैफियत आकर करोड़ों अरबों रुपए का मुसलमानों का नुकसान हुआ और मुसलमान फैमिलीज़ घर बार छोड़कर महीनों के लिए दरबदर होने पर मजबूर हो गए, सबसे पहले जो तालाबों पर कब्जे करे उन पर एक्शन लीजिए। ओहदेदार पर जो करा है, गुत्तेदार पर, बिजनेसमैन पर जो बेचा है, ख़रीदने वालों पर,
और जो लीडर्स की सरपरस्ती में हुआ है, पहले बड़ी मेहरबानी कर कर वो तालाबों को साफ़ करवाइए, वहाँ से लोगों को हटाकर कंपनसेशन देके सही जगह भिजाइए। जो ज़मीना बेच के रातों रात करोड़पति बन गए बिजनेसमैन, उनके पास से पैसे निकलवा कर हकदारों को दिलाइए, और वो तालाबों की ज़मीन को एक्चुअल एरिया, फिर वो जो एक्सेस एरिया रहता, जो एक्सेस बारिश हो गई तो वो पूरा एरिया को सिक्योर कर कर तालाबों को अतराफ से ब्यूटिफिकेशन का प्रोग्राम कर कर साफ़ पीने पानी की जो नहरों का निज़ाम हुकूमत ने अच्छा निज़ाम बना कर गया था, ऊपर तालाब फिर नीचे के एरिया में, फिर नीचे के एरिया में, वो निज़ाम को तालाबों के वाटर रिसोर्सेज के रिवाइव करिए। वो दुर्गम चेरू बोलकर चल रहा पानी का जो चल रहा सो नया रिनोवेशन चल रहा है, वो पानी के दुर्गम चेरू के सेटअप में ये पूरी चीज़ों को लाकर तालाबों को बचाकर पानी को रिवाइव करके तालाबों के ब्यूटिफिकेशन का काम करिए। और दूसरा काम, बड़ी मेहरबानी ओल्ड सिटी के लॉ एंड ऑर्डर पर जो मर्डर्स, बहुत खत्म गारतगिरी बहुत ज़्यादा हो रही है, इस पर तवज्जो देकर पुलिस को हुक्म दीजिए कि सख्ती से एक्शन ले। जो भी मासूमों का कत्ल कर रहे हैं उनको मिसाली सज़ा, इस्लामी सज़ाएं लेकर आए, लाइफ फॉर ए लाइफ, जान के बदले जान वाला। तो इंशाअल्लाह बच्चों की जो सो बिल पास करे असेंबली में, ये तब मासूम बच्चे बचेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में लाइए भाई, लाइफ फॉर ए लाइफ का कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करिए। 100 बार अमेंड हो गया और एक बार करिए। अल्लाह के खान, उन्हें संबित पात्रा और अमीश देवगन पूछ रहे थे भारत का संविधान बड़ा या कुरान बड़ा, मैं बोला 100 बार अमेंड करिए, एक बार अमेंड करके कुरान को एंट्री दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में, पूरे इंडिया के मसाइल सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह चाहे तो। अल्लाह के कलाम को एंट्री दीजिए। तीसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, ओल्ड सिटी में ड्रग्स का एक बड़ा मसला आ गया, नशे का। तो नशे के वास्ते बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को रखिए, करप्ट ऑफिसर्स को हटाइए, जितने ड्रग पेडलर्स हैं उन पर एक्शन लीजिए। नौजवान भारत के लिए, तेलंगाना के लिए, हैदराबाद के लिए एसेट है, बहुत बड़ा एसेट है, असासा है, तो उनके ऊपर तवज्जो दिलाइए। और चौथी बात, जो ये चबूतरा मिशन शुरू करे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, बहुत बहुत शुक्रिया, उसको कंटिन्यू करिए। और पांचवी बात, ओल्ड सिटी के अंदर जो डेवलपमेंट का, रोड्स का मसला है, मैं परसों गया था बालापुर की तरफ, एक मीटिंग थी मेरी, तो उधर गया था। गलियों में भी सीमेंट रोड्स डल रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छे रोड्स, उम्दा रोड्स का अहतमाम, जहाँ ब्रिज की ज़रूरत है ब्रिज की, और जहाँ पर मेट्रो ट्रेन वगैरह की ज़रूरत है मेट्रो ट्रेन की, और जहाँ पर ये सब शुरू हो गया है साहब, लेकिन काम बहुत स्लो चल रहा है। बहादुरपुरे का फ्लाईओवर देख लें आप। अब हम 45 में हैं और हमारे बच्चे 20 में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब बड़ी मेहरबानी होगी कि हमारे बच्चे पोतरे 20 में आने से पहले ये काम जो सो माशाल्लाह से निपट लीजिए। चलिए, इलियास शरफुद्दीन साहब ने ये मान लिया है कि काम बहुत स्लो हो रहा है, वेयर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इज़ देयर। और इलियास शरफुद्दीन साहब ने ये भी कहा कि जल्द से जल्द माइनॉरिटी फाइनेंस कमीशन चेयरमैन को भी अपॉइंट किया जाए, और फिर मुस्लिम्स जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो कि इस पैंडमिक के दौरान परेशान थे, उन सभी लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए और लोन्स मिलना चाहिए, जो कि सब्सिडाइज्ड लोन्स हो और इंटरेस्ट फ्री लोन्स हो। इलियास शरफुद्दीन साहब ने आज आवाज़ उठाई है तेलंगाना हुकूमत के ख़िलाफ़, और ये कहा कि मुस्लिम्स थोड़े बहुत नेग्लिजेंसी के शिकार हो रहे हैं। चलिए, इलियास शरफुद्दीन साहब से आज एक बात इसमें कहना चाहूँगा, तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाए, तेलंगाना हुकूमत को जगाने के लिए आवाज़ उठाए कि जो चीज़ें हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच, जो चीज़ें नहीं हुई हैं बड़ी मेहरबानी करके एग्जीक्यूट करके डिलीवर करके आवाम को राहत पहुँचाए। दूसरी बात, इलियास शरफुद्दीन की एक आदत ये है, बेहतरी कैसा निकल सकती, फितना नहीं, फसाद नहीं, बेहतरी निकल सकती, क्या कोई ऐसा रास्ता निकल सकता कि जहां से खैर निकल कर आए। इसीलिए मोदी, अमित शाह, योगी को भी सजेशंस देता हूं। पहले वो सजेशंस नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा फिर टाइट तरीके से समझाना पड़ता। तो मैं ये तेलंगाना गवर्नमेंट से भी कहूँगा, तेलंगाना हुकूमत को कब आप टाइट से समझाएंगे साहब? तेलंगाना हुकूमत को टाइट से समझा रहे हैं बोलकर भाई, इतने उससे आवाज़ उठा रहे हैं। पिछले नहीं बोले भी तो मैं समझता हूँ 5 सालों में मेरे 100 से ज़्यादा टॉपिक्स आप देखिए हैदराबाद और तेलंगाना से रिलेटेड है, 100 से ज़्यादा। आप फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब चेक करिए मेरा जाकर। लोग वो देखते नहीं, क्या बोलते, इलियास भाई आपको दिल्ली में क्या हो रहा फिक्र रहती है, हैदराबाद की फिक्र नहीं रहती। अरे भैया तू देखा नहीं वो चीज़, एक बार देख ले, मैं आवाज़ उठाया हूँ। तो मैं कहूँगा कि आवाज़ उठा रहे हैं और आइंदा भी उठाते रहेंगे इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इलियास साहब। और आखिरी में एक सवाल आपसे और एक पूछना है, एक सवाल आपसे ये भी पूछना था इलियास शरफुद्दीन साहब, ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, क्या हर मसाजिद के नाम की तख्ती के नीचे अहले सुन्नत और अहले हदीस लिखना ज़रूरी है? इसमें ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि
कई लोग मुझे कॉल्स किए और ये बोले कि फ़लानी मस्जिद में ये हो रहा है, फ़लानी मस्जिद में ये हो रहा है, फ़लानी अहले हदीस की मस्जिद है, फ़लानी अहले सुन्नत की मस्जिद में है। जब हम कुछ भी उनके बारे में डालते हैं न्यूज़ कि फ़लानी मस्जिद में ये हुआ, तो फिर लोग हमें गाली देते हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तबके को टारगेट करते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि क्या मसाजिद के तख्ती के नीचे, तख्ती के ऊपर जो मस्जिद का नाम लिखा हुआ रहता है उस पर अहले सुन्नत, मस्जिद फ़लाँ अहले सुन्नत और मस्जिद फ़लाँ अहले हदीस लिखना ज़रूरी है? मैं ये कहना चाहूँगा, मस्जिदें अल्लाह का घर है, बिल्कुल, एक अल्लाह ही की इबादत हो और आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर हो, अल्लाह के कलाम कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम अहादीस की तालीम दी जाए, सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन, खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन, अहले बैत रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन के तरीक़े पर। और मस्जिदों का नाम अल्लाह मस्जिद, मस्जिद रहमान, मस्जिद रहीम, मस्जिद रज़्ज़ाक़, मस्जिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद अहमद, मस्जिद अबू बकर, उमर, उस्मान व अली, मस्जिद खतीजा, फ़ातिमा, आयशा रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन, ये नाम रखने चाहिए। और साथ में ऐलान कर देना चाहिए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ सिर्फ अल्लाह का जिक्र बुलंद होगा, कुरान हदीस। उसके अलावा आपसी फ़िरक़ा बंदी, आपसी ज़मीन हलाना, ग्रुपिज़म, एक दूसरे को जो सो फायरिंगा यहाँ पर नहीं चलेंगे। मस्जिदों में तौहीद और सुन्नत और शरीयत की बात होगी, शिर्क बिदात और हराम के खिलाफ डट कर बोला जाएगा। आप बोलते हैं कि आपका कहना ये है कि मस्जिदों के नाम के नीचे, मैं अभी आ रहा हूँ, उसी बस आखिरी जुमला वही था। ग्रुपिज़म तख्ती पे ही लगा देंगे अगर आप, तो फिर बंदा जहन बनाकर एंट्री मारेगा और उस जहन के तहत काम होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नाम क्या था? मस्जिद हरमैन था, काबतुल्लाह, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और क्या नाम था? मस्जिद खुबा। उसके नीचे कुछ और था क्या? नहीं था। तो फिर आज भी नहीं रहना चाहिए। एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपसे हम यही उम्मीद करते थे कि आपका जवाब यही रहेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।